बहुत बहुत स्वागत है बच्चों माध्यमिक शिक्षा विभाग के इस ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में। मैं मिथिलेश कुमार निषाद, लेक्चरर फिजिक्स, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज, आज आपके समक्ष कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसका नाम सरल रेखा में गति है, लेकिन आज इस कॉन्सेप्ट का पहला भाग आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। बच्चों, जरा हम लोग आज पाठ की चर्चा कर लेते हैं। इस पाठ को बच्चों सुविधा के दृष्टिकोण से 6 भागों में बांटा गया है। वे 6 भाग आपके सम्मुख दिखाए जा रहे हैं। पहले भाग में स्थिति, पथ लंबाई और विस्थापन के बारे में चर्चा होगी। दूसरे भाग में औसत वेग और औसत चाल के बारे में बताया जाएगा। तीसरा भाग तात्क्षणिक वेग और चाल से संबंधित होगा। चौथा भाग त्वरण का होगा। पांचवें भाग में शुद्ध गतिकी संबंधित समीकरणों की स्थापना की जाएगी और छठे भाग में आपेक्षिक वेग पे चर्चा होगी। बच्चों, आज का जो हमारा अध्ययन का विषय वस्तु है, आज का जो कॉन्सेप्ट है, वो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी जरा चर्चा आप देख लीजिए। आज सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे गति के बारे में, फिर बिंदु वस्तु क्या होता है, शुद्ध गतिकी क्या होता है, निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति से आप क्या समझते हैं, पथ लंबाई क्या होती है, विस्थापन किसे कहते हैं, स्थिति समय ग्राफ को आपको बनाकर दिखाया जाएगा और कुछ क्वेश्चंस भी आपसे आपके सम्मुख सॉल्व किए जाएंगे और अंत में आपको गृह कार्य भी दिया जाएगा। बच्चों, इससे पहले कि मैं आज के कॉन्सेप्ट की विधिवत चर्चा शुरू करूं, मैं गैलीलियो के एक कथन पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। कथन क्या है आपके सामने है। इग्नोरेंस ऑफ मोशन इज इग्नोरेंस ऑफ नेचर। मतलब ये है बच्चों कि गति के बारे में न जानना इस नेचर को न जानने के जैसा है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम अपने परिवेश के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें उसमें होने वाली विभिन्न गतियों के बारे में भी जानना पड़ेगा, उसे हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आज उसी क्रम में हम पहला कदम बढ़ाते हैं और गति के सबसे सरलतम स्वरूप अर्थात सरल रेखी गति की चर्चा शुरू करते हैं। बच्चों, शुरुआत हम कुछ डेफिनेशन से करेंगे। डेफिनेशंस आपके सामने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गति क्या होती है। बच्चों, आप अगर अपने आसपास बहुत सारी गतियों को अगर ध्यान से देखें, बहुत सारी वस्तुओं की गतियों को देखें, तो आप क्या अनुभव करते हैं? आपने एक कॉमन चीज अनुभव किया होगा कि जब भी कोई वस्तु गति करती है तो उसकी स्थिति में समय के सापेक्ष लगातार परिवर्तन होता रहता है। अर्थात समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को हम गति के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आप क्या कहेंगे कि वो वस्तु विरामावस्था में है। इसके बाद जो आज हमारे अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु है उसकी भी परिभाषा देख लीजिए। सरल रेखीय गति। बच्चों, हमारे परिवेश में बहुत सारी गतियां हैं, बहुत सारी वस्तुओं की गतियां होती रहती हैं। उसमें अगर किसी वस्तु की गति इस प्रकार हो कि वो एक सरल रेखा के अनुदिश हो तो इस प्रकार की गति को हम सरल रेखीय गति के नाम से जानते हैं। इसके बाद बच्चों, गति के अध्ययन के दौरान हमको एक अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है। वो अप्रोक्सीमेशन क्या है इसको जरा समझिए। बच्चों, अगर किसी वस्तु का आकार एक निश्चित समय अंतराल में चली गई दूरी की तुलना में बहुत कम हो तो ऐसे वस्तु को हम बिंदु वस्तु मान सकते हैं या इसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं।
तो इस बात को समझने के लिए मैं आपके लिए एक उदाहरण लेके आया हूं। इस उदाहरण को हम सॉल्व करते हैं और बिंदु वस्तु के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई में समझते हैं। सबसे पहला जरा इस प्रश्न को देखें बच्चों। नीचे दिए गए गति के कौन से उदाहरणों में वस्तु को लगभग बिंदु वस्तु माना जा सकता है? पहला वाला उदाहरण देखिए, दो स्टेशनों के बीच बिना किसी झटके के चल रही कोई रेलगाड़ी। इसको जरा देख लीजिए बच्चों। मान लीजिए कि ये एक स्टेशन ए है और यहां पर एक स्टेशन बी है। इसके बीच में कोई रेलगाड़ी है जो स्टेशन ए से स्टेशन बी तक गति कर रही है। बच्चों ये तो बिल्कुल सहज रूप से आप समझ सकते हैं कि इस रेलगाड़ी की अपनी लंबाई दो स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी की तुलना में पर्याप्त रूप से कम है। इसलिए इस रेलगाड़ी को इस गति के उदाहरण में हम बिंदु वस्तु मान सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, किसी वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहे किसी व्यक्ति के ऊपर बैठा कोई बंदर। देखिए बच्चों, मान लीजिए ये वृत्तीय पथ है जिस पर कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है और उस साइकिल सवार के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है। जब यह व्यक्ति साइकिल चलाएगा तो वृत्ताकार मार्ग पर अपनी गति करेगा, तो बंदर के द्वारा जो एक वृत्ताकार मार्ग में जो चली गई दूरी है वो बंदर के आकार की तुलना में बहुत ज्यादा है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि बंदर का आकार उसके द्वारा चली गई दूरी की तुलना में पर्याप्त रूप से कम है। इसलिए इस उदाहरण में इस बंदर को हम बिंदु वस्तु मानेंगे। तीसरा उदाहरण बच्चों देख लीजिए। तीसरा उदाहरण यह है कि जमीन से टकराकर तेजी से मुड़ने वाली क्रिकेट की कोई फिरकती गेंद का मतलब स्पिनिंग बॉल। बच्चों आपने क्रिकेट खेला होगा और स्पिन बॉल फेंका भी होगा या उसे देखा जरूर होगा। जब कोई स्पिन बॉल ग्राउंड से हिट करता है तो वो थोड़ा सा अपने स्थान से खिसकता है, तो गेंद के द्वारा मुड़ने के दौरान चली गई दूरी गेंद के आकार की तुलना में बहुत कम नहीं है, उसे नगण्य नहीं माना जा सकता है। इसीलिए इस उदाहरण में गेंद को आप बिंदु वस्तु नहीं मान सकते हैं। चौथा उदाहरण देखिए बच्चों, किसी मेज के किनारे से फिसल कर गिरा कोई बीकर। मान लीजिए बच्चों कोई मेज है, ये इस पर बीकर रखा हुआ है, ये ग्राउंड है, ये यहां से बीकर नीचे गिर जाता है। बीकर गिरने के दौरान जो दूरी चलता है उस दूरी की तुलना में जो बीकर का अपना आकार है वो बहुत कम नहीं है, उसे आप नगण्य नहीं मान सकते हैं। इसलिए इस उदाहरण में बीकर को बिंदु वस्तु नहीं माना जाएगा। बच्चों इस उदाहरण के बाद, इस उदाहरण की चर्चा करने के बाद आप एक नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि बिंदु वस्तु मानने के लिए वस्तु का आकार, केवल वस्तु का आकार मायने नहीं रखता है, बल्कि यह बात महत्वपूर्ण है कि वस्तु के द्वारा चली गई दूरी की तुलना में वस्तु का आकार क्या है। अब बात करते हैं बच्चों शुद्ध गतिकी की, जिसमें हम आज की चर्चा जिस पर आधारित है। शुद्ध गतिकी में बच्चों अध्ययन की वह शाखा है जिसमें हम किसी वस्तु के गति का अध्ययन बिना गति के कारणों पर ध्यान दिए ही करते हैं। अर्थात अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो उस वस्तु के गति का क्या कारण है, अर्थात उस पर कौन से बल लग रहे हैं, किन परिस्थितियों में बल लग रहे हैं, इस पर ध्यान न देकर हम सिर्फ वस्तु की गति पर ध्यान देते हैं, तो अध्ययन की इस शाखा को हम कहते हैं शुद्ध गतिकी। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है बच्चों जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अर्थात निर्देश तंत्र। ये क्या है बच्चों? आपने देखा कि हमारे परिवेश में बहुत सारी वस्तुएं गतिमान हैं। यदि आप किसी गतिमान वस्तु की स्थिति को जानना चाहते हैं तो आपको एक संदर्भ बिंदु की आवश्यकता होगी और अक्षों के एक समुच्चय की आवश्यकता होगी। अक्षों के समुच्चय के रूप में हम समकोणीय
निर्देशांक निकाय का चुनाव करते हैं। ये बहुत ही आसान होता है। इसमें बच्चों 3 अक्ष होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। और तीनों अक्षों का जो कटान बिंदु है इसे आप मूल बिंदु भी कहते हैं और इसी मूल बिंदु को संदर्भ बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों ध्यान देंगे कि जब भी कोई वस्तु गतिमान होगी तो उस गति का अध्ययन करने के लिए जो ऑब्जर्वर होगा वो कहाँ स्थित होगा? संदर्भ बिंदु पर। अच्छा, दूसरी बात कि गति का अध्ययन करने के लिए हमें समय के मापन की भी आवश्यकता है। तो यदि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक घड़ी भी अटैच कर दें तो इस तरह जो हमें सिस्टम प्राप्त होगा उसी का नाम होगा निर्देश तंत्र अर्थात फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसकी परिभाषा देख लीजिए, घड़ी सहित निर्देशांक निकाय को निर्देश तंत्र कहते हैं। अर्थात निर्देशांक निकाय में ये तीनों अक्ष शामिल हो गए और साथ साथ वो घड़ी शामिल हो गई। तीनों अक्षों का कटान बिंदु संदर्भ बिंदु कहलाया। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसी घटना का जो वर्णन है वो इसके लिए चुने गए निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। इस बात को मैं आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए बच्चों कि यहाँ पर एक सड़क है और सड़क के किनारे आप खड़े हैं और आपका दोस्त एक कार में सवार होकर के जा रहा है और आप अपने दोस्त की गति का मापन कर रहे हैं। तो आपके सापेक्ष आपका दोस्त गति की अवस्था में है। और जरा आप बता सकते हैं कि निर्देश तंत्र कहां पर संलग्न है? जी हां, ये निर्देश तंत्र आपके साथ संलग्न है, अर्थात ये ग्राउंड से अटैच है। परंतु अब इसी का दूसरा उदाहरण देख लीजिए। अब आप अपने दोस्त के साथ उसी के कार में सवार हो जाते हैं, आप स्वयं उस कार में जाके बैठ जाते हैं। अब आपके सापेक्ष आपके दोस्त की जो गति होगी वो कैसी होगी? जी हां, आपके सापेक्ष अब आपका दोस्त स्थिर अवस्था में आ गया है, क्योंकि अब आपका जो निर्देश तंत्र है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो कार से अटैच हो गया है। तो पहली स्थिति में जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड से अटैच था तो यह वस्तु गतिमान थी। जब वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार से अटैच हो गया तो वस्तु स्थिर अवस्था में आ गई। अर्थात यह बात बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं अब कहने जा रहा हूं। बच्चों, किसी भी वस्तु की गति केवल उस वस्तु पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि उस ऑब्जर्वर पर भी निर्भर करती है जो उस वस्तु की गति का मापन करता है। पहली बात। दूसरी बात कि आपने देखा कि विरामावस्था या गति की अवस्था ये दोनों सापेक्षिक हैं। सापेक्षिक का अर्थ यह है कि जो प्रेक्षक है वो उस गति का मापन कहां से कर रहा है, यह इस बात पर निर्भर करता है। इसके बाद आ जाइए, स्थिति क्या होती है। आपने देखा कि हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक पॉइंट लिया है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। इसी कोऑर्डिनेट को ही हम किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु की स्थिति के नाम से भी जानते हैं। अब हम जरा कुछ गतियों के अन्य उदाहरणों की चर्चा कर लें। बच्चों, सबसे पहले आ रहा है इसमें एक विमीय गति। इसकी जरा चर्चा देख लीजिए बच्चों। अगर कोई वस्तु इस प्रकार से गति करे कि उसके गति के निरूपण के लिए मात्र एक अक्ष या एक निर्देशांक की आवश्यकता हो तो इस प्रकार की गति को हम एक विमीय गति कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, अगर कोई वस्तु एक सीधी सरल रेखा में गति कर रही है तो उसके निरूपण के लिए मात्र हमें एक अक्ष या एक निर्देशांक की आवश्यकता पड़ेगी और इस प्रकार की गति एक विमीय गति कहलाएगी। दूसरा देख लीजिए, द्विविमीय गति क्या है। द्विविमीय गति में बच्चों, अगर कोई वस्तु इस प्रकार से गति करे कि उसके निरूपण के लिए आपको दो अक्षों या दो निर्देशांकों की आवश्यकता हो तो इस प्रकार की गति को द्विविमीय गति या 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए। अगर कोई वस्तु एक समतल में गति करती है, एक प्लेन सरफेस पे गति करती है तो इस प्रकार की जो गति होगी वो द्विविमीय गति कहलाएगी। तीसरा देख लीजिए बच्चों।
त्रिविमीय गति अर्थात 3 डायमेंशनल मोशन। अगर किसी वस्तु की गति इस प्रकार हो कि वस्तु के गति के निरूपण के लिए आपको 3 अक्षों की आवश्यकता हो, 3 निर्देशांकों की आवश्यकता हो, तो इस प्रकार की गति को आप त्रिविमीय गति या 3 डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। इसके उदाहरण के लिए अगर कोई वस्तु मुक्त आकाश में ओपन स्पेस में गति कर रहा है तो इसे आप 3 डायमेंशनल मोशन के नाम से जानेंगे। अब आ जाते हैं बच्चों एक नए कंसेप्ट पे जिसका नाम है पथ लंबाई अर्थात पाथ लेंथ। बच्चों आपने देखा कि जब भी कोई वस्तु गति करती है तो उसके द्वारा जो वो अपनी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाती है, इस दौरान जो वो दूरी चलती है उसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी को ही हम पथ लंबाई या पाथ लेंथ भी कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लीजिए, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को ही पथ लंबाई कहा जाता है। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब कि इसे व्यक्त करने के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है और इसका SI मात्रक मीटर होता है। बच्चों इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक चित्र है। इस चित्र में एक एक्सिस बनाया गया है, आप देख लीजिए ये एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस का मूल बिंदु है जिसे हम संदर्भ बिंदु भी कहेंगे और इस एक्सिस पर हमने कुछ बिंदु चुन लिए हैं जैसे O, P, Q और R और अलग अलग बिंदुओं के जो निर्देशांक हैं वो आपको चित्र के अनुसार दिखाए जा रहे हैं और ये सभी जो दूरियां हैं ये मीटर में आपको दिखाई जा रही हैं। मान लीजिए बच्चों कि कोई वस्तु है जैसे कि ये कार, ये मूल बिंदु पर स्थित है, यहां से ये चलना शुरू करती है और चलते चलते बिंदु P पर आती है। क्या आप बता सकते हैं कि गति के दौरान वस्तु के द्वारा चली गई दूरी कितनी है? देख लीजिए OP = 360 मीटर। अब यही कार अगर बिंदु P से चलकर फिर बिंदु Q पर आ जाती है तो अब बताइए कि उसकी कुल दूरी कितनी हो जाएगी? OP प्लस PQ अर्थात 360 मीटर प्लस 120 मीटर, तो ये हो जाएगा 480 मीटर। अब यही कार वापस जहां से चली थी फिर वहीं आ जाती है तो आप बता सकते हैं कि कार ने कुल कितना दूरी तय किया? OP प्लस PO दैट इज 360 मीटर प्लस 360 मीटर = 720 मीटर। तो आपने देखा बच्चों कि वस्तु जब गति करती है तो उसके द्वारा जो दूरी चलती है उस दूरी को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ दूरी जुड़ती चली जाती है। ये सदैव पॉजिटिव ही होती है जैसा कि आपको कैलकुलेशन करके दिखाया गया है। अब एक नए वेरिएबल की बात करते हैं। एक नया वेरिएबल है जिसका नाम है विस्थापन अर्थात डिस्प्लेसमेंट। जब कोई वस्तु गति करती है तो किसी स्थिति से दूसरी स्थिति में जाती है, इस दौरान उसकी स्थिति में होने वाले परिवर्तन को ही हम विस्थापन के नाम से जानते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही हम विस्थापन कहते हैं। मान लीजिए बच्चों कि कोई वस्तु है जो t1 टाइम पर उसकी स्थिति x1 है, यहां दिखाया जा रहा है। t2 टाइम पर इसकी स्थिति x2 हो जाती है, तो इस दौरान जो समयांतराल है वो होगा t2 - t1 और इसकी स्थिति में जो परिवर्तन होगा वो होगा x2 - x1। इस स्थिति में परिवर्तन को ही हम विस्थापन के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए बच्चों तो विस्थापन को अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के अंतर के रूप में भी जाना जाता है। इस सूत्र को अगर हम जरा गौर से देखें बच्चों तो आप पाते हैं कि अगर x2 यानी अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति से ज्यादा हो तो आप पा रहे हैं कि डेल्टा x पॉजिटिव होगा और यदि x2 लेस देन x1 हो तो डेल्टा x निगेटिव होगा। आपको बताया गया है कि x एक्सिस पर मूल बिंदु के दाहिनी तरफ की दिशाएं पॉजिटिव
और मूल बिंदु के बाएं तरफ की दिशाएं निगेटिव ली जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विस्थापन में विस्थापन को व्यक्त करने के लिए दिशाओं की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यह एक कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर होता है। विस्थापन को और विस्तार से समझने के लिए जरा फिर एक वही उदाहरण लेते हैं। एक हमारे पास कार है और ये बिंदु O पर स्थित है। ये कार यहां से चल करके बिंदु P पर पहुंचती है। आप बता सकते हैं कि वस्तु में कितना विस्थापन हुआ? डेल्टा x आप लिखेंगे O से P, तो अंतिम स्थिति हो जा रहा है आपका 360 मीटर, प्रारंभिक स्थिति हो जा रहा है 0 और फिर ये हो जाएगा 360 मीटर प्लस, ये मीटर में। फिर यहां से कार P से चल करके Q पर आती है। अब जरा सा देखा जाए कि इसका विस्थापन कितना होता है। P से Q तक आने में कितना विस्थापन हुआ? बच्चों इस बार स्थिति Q जो है वो अंतिम स्थिति होगी, वो होगी 240 और प्रारंभिक स्थिति कितनी होगी? 360। आप इसका अंतर निकालें तो ये आएगा -120 और फिर यही कार जहां से चली थी फिर वहीं पर आ जाती है। तो इस प्रकार O से चली फिर O पर ही आ गई, तो प्रारंभिक स्थिति 0, अंतिम स्थिति भी 0 और दोनों का अंतर भी 0। इस कैलकुलेशन से हम कुछ निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। पहला निष्कर्ष यह है कि जो विस्थापन है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि विस्थापन का जो वैल्यू है, विस्थापन का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो दूरी के बराबर भी हो सकता है और दूरी के बराबर नहीं भी हो सकता है। लेकिन वो कौन सी स्थिति है जब विस्थापन दूरी के बराबर नहीं होगा? आपने देखा जब ये कार सरल रेखीय गति करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी, बिंदु P तक गई, तो O से लेकर के P तक की दूरी भी 360 मीटर थी और O से लेकर के P तक का विस्थापन भी 360 मीटर था। तब तक तो कोई अंतर नहीं आया। लेकिन जैसे ही कार ने अपनी दिशा को परिवर्तित किया, P से फिर Q की तरफ मुड़ने लगा, तो विस्थापन का मान परिवर्तित होने लगा। विस्थापन का मान दूरी से भिन्न आने लगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई वस्तु सरल रेखीय गति में गतिमान है और अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करती है तो दूरी और विस्थापन का मान बराबर होगा, अन्यथा दूरी सदैव विस्थापन से अधिक होगी। तो जरा इस कंक्लूजन पर ध्यान दीजिए बच्चों। कंक्लूजन यह है कि विस्थापन का जो परिमाण है ये वस्तु द्वारा चली गई पथ लंबाई के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसा कि हमने कैलकुलेट करके आपको चर्चा में दिखाया। दूसरा जो कंक्लूजन है कि एक विमीय गति में अर्थात सरल रेखीय गति में विस्थापन का जो परिमाण है वो पथ लंबाई तभी बराबर हो सकते हैं जब वस्तु गति की अवधि में अपनी दिशा को नहीं बदलता है। याद आ रहा है, O से P तक गया, कोई दिशा में परिवर्तन नहीं हुआ, विस्थापन दूरी बराबर था। अन्यथा पथ लंबाई विस्थापन के परिमाण से अधिक होता है, अर्थात मैग्नीट्यूड जो विस्थापन का होगा वो लेस देन और इक्वल टू पथ लंबाई होगा। इसे आप याद रखिएगा। तीसरा कंक्लूजन भी आपको करके दिखाया गया है कि विस्थापन का परिमाण गति की किसी अवधि के लिए 0 भी हो सकता है, जबकि गति की किसी अवधि के लिए पथ लंबाई 0 नहीं हो सकता। किसी भी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी कभी 0 नहीं हो सकती, लेकिन उसका विस्थापन 0 हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको कैलकुलेशन में दिखाया। बच्चों, अब हम गति को व्यक्त करने के लिए कुछ चित्रात्मक स्वरूप का भी वर्णन करेंगे, जिसे हम ग्राफ के नाम से जानते हैं। यहां पर अभी तक आपको 2 वेरिएबल दिखाए गए हैं, एक टाइम और दूसरा स्थिति। तो स्थिति और समय के बीच का जो ग्राफ है, इसी को हम नाम देते हैं स्थिति समय ग्राफ। इसमें जो समय है वो x एक्सिस पर ड्रॉ किया जाएगा और जो स्थिति है वो y एक्सिस पर ड्रॉ की जाएगी। बच्चों, हम इस ग्राफ को अलग अलग बिंदुओं में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला बिंदु है कि जब वस्तु स्थिर है,
वस्तु कब स्थिर होती है, इसकी चर्चा मैंने शुरू में ही किया था। अगर किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन समय के साथ नहीं होता है तो वस्तु स्थिर मानी जाती है। तो अगर यहाँ पर आप देखिए कि एक्स एक्सिस पर हमने विभिन्न समय बिंदुओं को दिखाया है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30, 40, 50, 60 सेकेंड, और वाई एक्सिस पर विभिन्न स्थितियों को दिखाया है, 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन मीटर। अगर कोई कार मान लीजिए कि 40 मीटर के स्थिति पर खड़ा है, विरामावस्था में है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा? तो शुरू में t = 0 पर कार की स्थिति क्या होगी? 40 मीटर। 10 सेकंड पर भी वही 40 मीटर, 20 सेकंड पर भी, 30 सेकंड पर भी, 40 सेकंड पर भी, 50 सेकंड पर भी और 60 सेकंड पर भी। यानी कि लगातार वस्तु समय के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और यदि इन सारे बिंदुओं को हम मिला देते हैं तो हमें एक ग्राफ प्राप्त होता है, जिस ग्राफ को हम बोलेंगे स्थिति समय ग्राफ। लेकिन ये स्थिति समय ग्राफ किस समय के लिए है? जब वस्तु स्थिर होती है। अब इसका दूसरा हिस्सा देखिए बच्चों, जब वस्तु एक समान गति से चल रही है। एक समान गति से चलने का क्या अर्थ है, जरा इस आंकड़ों से इसे समझिए। यहाँ पर समय दिखाया जा रहा है और उनकी भिन्न भिन्न स्थितियां दिखाई जा रही हैं। अगर आप इन आंकड़ों को देखें तो आप पाएंगे कि निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरी एक समान है। आप देखिए, हर 10 सेकेंड में वस्तु के द्वारा चली गई दूरी 40 मीटर है। तो यदि किसी वस्तु के द्वारा निश्चित समय अंतराल में चली गई दूरी समान है तो ऐसे वस्तु की गति को एक समान गति के नाम से जाना जाता है। और इस तरह के स्थिति में हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको जरा सा देखिए। देखिए, ये 0 है, ये 10 सेकेंड, 20, 30, 40, 50, 60 और स्थिति को हम जरा ड्रॉ करते हैं। ये हो जाता है आपका 40, 80, 120, 160, 200 और फिर 240। चलिए अब वो उन बिंदुओं को ढूंढते हैं। सबसे पहला बिंदु देखिए, समय 0 है तो स्थिति भी 0 है, वो यही होगा। दूसरा बिंदु यहां पर होगा, तीसरा बिंदु यहां, चौथा यहां पर होगा। आप आंकड़ों को देखते जाइए, बिंदुओं का मिलान करते जाइए यहां पे, और फाइनली ये बिंदु यहां पे मिलता है। यदि इन सभी बिंदुओं को अगर हम मिलाएं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है और इस स्ट्रेट लाइन को आप कहेंगे स्थिति समय ग्राफ। ये स्ट्रेट लाइन ऐसा ग्राफ कब मिलेगा? जब वस्तु कैसी गति कर रही हो? एक समान, जब वस्तु एक समान गति से चल रही हो। अगली स्थिति देखिए बच्चों, जब वस्तु असमान गति से चल रही है। इनको आंकड़ों से जरा सा आप देखिए, ये भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थितियां दिखाई गई हैं। समय अंतराल यहाँ पर 2 सेकंड का ही लिया गया है, लेकिन स्थिति देखिए भिन्न भिन्न है। अर्थात समान समय अंतराल में जो वस्तु द्वारा चली गई दूरी है वो भिन्न भिन्न है। तो इस यहीं से परिभाषा भी निकलेगी कि यदि किसी वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय की जाती हैं तो वह वस्तु असमान गति से गतिमान होता है। इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे देख लीजिए। यहाँ पर ये 0 हो गया, ये 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6, 8, 10, 12, 14 और ये फिर 16 सेकेंड। इसके बाद आ जाइए, स्थितियों की भी जरा ड्राइंग कर लें। ये हो गया 50, 100, 150, 200, 250 और ये फिर 300। जरा इन आंकड़ों को देखते जाइए। सबसे पहला बिंदु तो यहीं पर मिलता है, स्थिति 0 और समय 0, स्थिति भी 0। दूसरा देखिए, स्थिति समय 2 सेकंड, स्थिति 0, समय 2 सेकंड, स्थिति 0, वो यहीं पर मिलेगा। तीसरा देखिए, समय 4 सेकंड, स्थिति 10 मीटर, तो 10 मीटर आपका यहीं कहीं होगा बच्चों।
समय 6 सेकंड, स्थिति 20 मीटर। यहां पर कहीं होगा ये समय 8 सेकंड, स्थिति 50 मीटर। यहां पर है ये समय 10 सेकंड, स्थिति 100 मीटर। समय 12 सेकंड, स्थिति 150 मीटर। समय 14 सेकंड, स्थिति 200 मीटर। समय 16 सेकंड, स्थिति 250 मीटर। और समय 18 सेकंड, और ये हो गया आपका समय 20 सेकंड। तो 218 सेकंड पर आपकी स्थिति है आपका 300 और 20 सेकंड पर भी स्थिति है आपका 300। अब इन सारे बिंदुओं को हम मिलाते हैं। इसे देखिए, ये जो गति आप देख, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये उस स्थिति में आपको प्राप्त होगा जब वस्तु असमान गति से गतिमान होती है। अब बच्चों जरा सा कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, निम्न ग्राफों को देखकर बताइए कि इनमें से कौन सा एक विमीय गति को संभवतः नहीं दर्शा सकता। यहां पर आपके सामने एक ग्राफ दिखाया गया है, ये xt ग्राफ है। इसको दिखाना है कि ये क्या एक विमीय गति को दर्शा सकता है। इसके लिए हम जो स्थिति अक्ष है, इसके समानांतर एक रेखा खींचेंगे। ये रेखा समय अक्ष पर मान लीजिए बिंदु T1 पर इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पर दो बिंदु और आपको प्राप्त होंगे। इसके सापेक्ष स्थिति x1 है, इस बिंदु के सापेक्ष स्थिति x2 है। अगर आप इस ग्राफ को बच्चों ध्यान दें तो आप पाते हैं कि T1 समय पर जो कण की स्थिति x1 भी है और T1 समय पर कण की स्थिति x2 भी है। इसका मतलब कि एक ही समय पर कण दो स्थितियों में विद्यमान है। ऐसा संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता, अर्थात ये ग्राफ भी संभव नहीं है। दूसरी तरफ इस ग्राफ को देखिए बच्चों, यहाँ पर x एक्सिस में समय खींचा गया है, y एक्सिस में कुल पथ लंबाई है, ये 0 है। यहाँ पर इसके सापेक्ष टाइम मान लीजिए T1 है, इसके सापेक्ष टाइम T2 है। ये O, ये A, ये B। O से लेकर के A तक की गति से कोई समस्या नहीं है, लेकिन अब अपना ध्यान आप A से B तक होने वाली गति पर ध्यान दीजिए। ये T1 से T2 के दौरान समय तो लगातार बढ़ता जा रहा है, परंतु कुल पथ लंबाई घट रही है। बच्चों यह संभव नहीं है, क्योंकि समय के साथ कभी भी कुल पथ लंबाई अर्थात दूरी कभी घट नहीं सकता है, अर्थात ये ग्राफ भी संभव नहीं है। गृह कार्य आपके सम्मुख है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे सॉल्व करने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।